नमस्कार, स्वागत का क्लिपिस मीडिया में मैं अविनाश से। आज हमारे खास मेहमान हैं अहमद सौदागर जी, जो मुंबई के जाने माने सियासतकार हैं और मुंबई के सियासत में वो लगभग 10 वर्षों तक वो यहाँ के नगर सेवक भी रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो 29 अप्रैल को मुंबई के तमाम रहवासी अपना मतदान तमाम पार्टियों को देने जा रहे हैं, तमाम प्रत्याशी को देने जा रहे हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है सर कि आप मुंबई के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप राजनीति को काफ़ी करीब से जानते हो। 2019 के इलेक्शन को सर आप कैसे देखते हो? क्योंकि आज जो मीडिया प्रचार कर रहा है और तमाम बीजेपी के जो बड़े लीडर है, प्रवक्ता है, उनका सिर्फ एक ही विषय है, पुलवामा में जो मोदी जी ने किया है और फिर पाकिस्तान। तो जरा देश का एजेंडा क्या होना चाहिए, घोषणा पत्र क्या होना चाहिए? क्या वो पुलवामा और पाकिस्तान होना चाहिए, क्या विकास होना चाहिए? मैं जनता को कहना चाहता हूं कि जो विकास का मुद्दा होना चाहिए, वो लोग ने 5 साल के पहले भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने जो वादे किए थे, वादे उन्होंने पूरे किए कि नहीं किए उस पर बात होनी चाहिए। विकास हुआ कि नहीं हुआ उस पर बात होनी चाहिए। बाकी ये बातों पे, ये जो कामों की कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ जम्मू कश्मीर, पुलवामा, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम नफरत के सिवा ये सरकार कुछ भी नहीं करने जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नोटबंदी हुई, पूरा हिंदुस्तान परेशान हो गया था। कितने लोग लाइन में मर चुके, कैसे कैसे इन्होंने वादे किए, कुछ भी नहीं किया। बाकी मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी और अमित शाह जी जिस तरह किसी ने, मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा कोई कलाकार या कोई भी जादूगर या ऐसा नाटक करने वाला अगर प्रधानमंत्री किसी ने नहीं देखा होगा कि कोई ऐसा नाटक कर ही नहीं सकता। इस तरह इन लोगों ने आज देश को खोखला कर दिया है और उनके भक्तों को जो चाहिए सिर्फ वही वो कर रहे हैं, नाटकबाजी है। मैं कहता हूं हमारी बहुत कम नसीबी है, हम लोग की बहुत कम नसीबी है कि हमको मालिक ने ऐसा प्रधानमंत्री दिया है कि आज टोटल धंधे कारोबार ठप हो चुके, लोग पैसे के मोहताज हो चुके हैं। कोई भी कारोबार, जब आप खेडूतों को पूछो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितनी आत्महत्याएं 5 साल में हुई है, 70 सालों में नहीं हुई है। जितने आतंकवादी हमले ये 5 वर्षों में हुए हैं, इतने 70 सालों में नहीं हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने पूरे देश को हिला दिया है और उनके भक्तों को वही चाहिए। तो मैं उनके भक्तों को ये बोलना चाहता हूं, याद रखो, इसके बाद सबको रोना ही रोना है। अगर ये सरकार को घर पे नहीं भेजा तो याद रखना 135 करोड़ जनता को मेरी बातें 2-2.5 साल के बाद याद आएगी। खून के आंसू से रोओगे। अब तो तुम्हारे पर नोटबंदी लागू किया, अब तो जीएसटी लागू किया, हाँ? और कोई कारोबार नहीं किया, कोई तुम्हारा धंधा नहीं किया, तो याद रखो उसके बाद तो बड़े बड़े हमला आएंगे, बड़े बड़े हमला आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज नोटबंदी किया, किसी आरबीआई को, किसी को, गवर्नर को कोई पता नहीं था, उस पर हमला, वो सत्ता अपने हाथ में लेने की कोशिश किया और ले लिया। हाई कोर्ट के जज नीचे आए, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज, जो आज 135 करोड़ की जनता इंसाफ मांगने के लिए कोर्ट में जाती है, और ये 4 जज जो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो 135 करोड़ के जनता के सामने इंसाफ मांगने के लिए आए थे। ये मोदी सरकार में, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर मेरी बात अगर अच्छी लगे तो आप लोग ये सरकार को, मैं कहता हूं को सीटें आने की बात नहीं, एक वोट नहीं देना चाहिए सरकार को। उसकी जगह पर आप सीटें गिनते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पुलवामा का हमला वो भी साजिश था। आपको ये बताऊं, जो परवीन तांगड़िया भी एक पार्टी बनाकर अपने उम्मीदवार घोषित किया है
और कल का स्टेटमेंट है प्रवीण तांगड़िया का कि जो गोधरा कांड हुआ था, जो भोले भक्त कार सेवकों की जो हत्या हुई थी, वो नरेंद्र मोदी ने करवाई थी हत्या, ये प्रवीण तांगड़िया बोल रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये कार सेवकों को, निर्दोष को मरवाया। 2002 का दंगा देखो गुजरात का, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान की हालत क्या हो गई है। सिर्फ गोधरा कांड करके आज वो सत्ता पे बैठे हैं और इसी भाषा यूज करके ऐसी बात सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पुलवामा, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, सारी बनावटी बातें करके आज सत्ता में बैठे हुए हैं। मेरी अपील है कि अगर सरकार को नहीं भेजोगे, रोना सबको है। अगर सबका हक चाहते हो तो जल्दी जल्दी मैं कहता हूं कि सरकार को हटाना है और सेकुलर सारी मिलकर जो है एक महागठबंधन की सरकार बनाना है। ये मैं आपसे अपील करता हूं। जी सर, अभी हम जम्मू एंड कश्मीर का समीकरण, राजनीतिक समीकरण देखेंगे तो मोदी जी और वहाँ पर महबूबा मुफ्ती जी ने, पीडीपी की जो सरकार है, उन्होंने दोनों ने मिलकर एक गठबंधन करके वापस जम्मू एंड कश्मीर में एक सरकार बनाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी के एक बड़े लीडर माने जाते थे, उनका एक नियम था, एक ध्वज, एक विधान, एक संविधान। परंतु ये सभी नियमों को तोड़कर अमित शाह और मोदी जी ने खुद का नया नियम बनाया और उन्होंने पीडीपी के साथ एक सरकार बनाया। बीजेपी की विचारधारा एकदम अलग है और पीडीपी की सरकार भी जो विचारधारा है वो राइट और लेफ्ट की विचारधारा है। सर, इसको आप कैसे देखते हैं कि जहाँ पर आपका जमता नहीं है कोई पक्ष के साथ, कोई पार्टी के साथ, उनके साथ इन्होंने गठबंधन बना के वापस सरकार बनाया और यही सरकार। भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर की जो बात है, भाई ने बताया जो मुखर्जी साहब ने भाजपा के ही थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यानी भारत देश का एक ही संविधान होना चाहिए। बाकी मैं आपको बताऊं कि ये सरकार का संविधान क्या है। आज आपको मैं बताऊं कि जम्मू कश्मीर का जो भी मुद्दा है, इनके पास में एक ही एजेंडा है, उनके पास में वही संविधान है जो संघ और आरएस में चलता है, जो नागपुर से रिलीज होता है। इन लोग क्योंकि आरएस और जनसंघ पार्टी ऐसी है जिसको जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई ने उसको बैंड कर दिया था और वो आज तक जिंदगी भर आरएस जनसंघ कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ये संविधान में है, समझ लो। तो इन लोग आरएस जनसंघ पहला ज्वाइन कर लेते हैं और वहां पर शपथ विधि होती है उनकी। शपथ विधि में कहते हैं हम हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे, हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे और हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी शपथ विधि हो चुकी है। अब वो भारतीय जनता पार्टी में आके कितना भी शपथ विधि लेवे, उनकी शपथ विधि हो चुकी है। सिर्फ वही काम करेंगे वो लोग जो संघ चाहता है, आरएस चाहता है, उसके सिवा दूसरा काम ये करने वाले नहीं है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर 1947 जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, जब बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सिर्फ इंडिया था, सिर्फ भारत था, सिर्फ हिंदुस्तान था, न बांग्लादेश था न पाकिस्तान था, एक ही हिंदुस्तान था, एक ही भारत था। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना दिया था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके हम सभी लोगों ने एक ताकत के साथ में अंग्रेजों को भगाने का काम किया। उस वक्त भी एआरएस और जनसंघ वाले अंग्रेजों के टट्टू थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, वो उनकी गुलामी करते थे। जब देश आजादी के लिए जंग लड़ रहा था, सारे के सारे धर्म वाले उस वक्त इन लोग लड़ने से दूर थे और अंग्रेजों के सपोर्ट में थे। तो भाइयों दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के पहले, आजादी के पहले, कि जम्मू कश्मीर जो था किसी का गुलाम नहीं था। जब ये बंटवारा हो गया इंडिया पाकिस्तान का, हमने पाकिस्तान को आजाद दे दिया,
उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान की नीति नीयत खराब हो गई। जम्मू कश्मीर हजम करने के लिए, जम्मू कश्मीर हासिल करने के लिए उन लोगों ने जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया। उस वक्त जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह थे, उस कंट्री के मालिक थे, जम्मू कश्मीर के राजा थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को, इनको हमारे नेताओं को उन्होंने लेटर लिखकर मदद मांगी भारत से। जब भारत ने कहा कि हमारे अंदर विलय करो, आप हमारे इंडिया के अंदर शामिल हो जाओ, उन्होंने कहा कि कुछ शर्तें हम आपकी मानेंगे, कुछ शर्तें आप हमारी मानोगे। उसके अंदर करार हुआ कि पाकिस्तान को हमारे वहां से भगाओ। हमने इनको मदद किया, पाकिस्तान को भगाया। पाकिस्तान जिस दिन आजाद हुआ है, जब से आज तक हिंदुस्तान के पीछे पड़ा है, और जब तक उस पर मजबूत हमला नहीं करेंगे, जब तक पाकिस्तान सुधरने वाला भी नहीं है। तो वो टाइम में राजा हरि सिंह के वक्त में 1947 के अंदर ये मुद्दों के आधार पर हमारा समझौता जम्मू कश्मीर और भारत का हुआ। और 1954 के अंदर 1954 में 35A के तहत 370 का जो कलम था संविधान में डाला गया। संविधान में लिखा गया कि जम्मू कश्मीर एक आजाद हिस्सा है और उसके अंदर ज्यादा कोई दखलगिरी नहीं करेगा। अगर किसी को जमीन खरीदना है, किसी को मकान खरीदने का है, तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के रहवासियों को सिवा कोई खरीद नहीं सकता। ये 370 का कलम है, ये हमारा संविधान कहता है। और आज मैं कहता हूँ ये 370 के कलम तोड़ने को जा रहे हैं। 370 की कलम नहीं, देश को बर्बाद और देश के टुकड़े करने को जा रहा है। तो मैं भारत के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जागो और होशियार हो जाओ, नहीं तो याद रखो इसके बाद कोई इलेक्शन नहीं आएगा। इसके बाद हिटलर शाही चलेगी, राजाशाही चलेगी। कुछ संस्थाओं को कब्जे में ले लिया है और सारी संस्थाएं कब्जे में लेने के बाद फिर किसी का कुछ नहीं चलेगा। मुझे तो इतना भरोसा है कि ये जो विरोध पार्टी के नेता चिल्ला रहे ना, एक तो आपस में कोई तालमेल नहीं कर रहा है, सत्यानाश गठबंधन का कर दिया है। मायावती ने राहुल को दुश्मन बना दिया है, राहुल ने मायावती को, ममता ने इसको, सीपीएम साहब कम्युनिस्ट वाले को, एक दूसरे के छोटे दुश्मनी कर रहे थे। नरेंद्र मोदी को ये हमारे संगठनों ने तालमेल गठबंधन नहीं किया है। कहां से जीतेंगे और कहां से हम इनको भगाएंगे? तो मैं कहता हूं भाइयों, मुझे तो इनके ऊपर भी गुस्सा है। मुझे उम्मीद नहीं है कि 23 तारीख के दिन ये भारतीय जनता पार्टी इतनी खतरनाक होने के बाद, देश के लिए खतरा होने के बाद हटने वाली नहीं है। क्यों? ये मैं आपको बोलता हूं, 23 तारीख के दिन जब आप रिजल्ट देखने को जाओ तो मुझे याद करना, मैंने सब देख लिया है। जो नाटक लोगों को चाहिए, मोदी को भक्तों को चाहिए, वो नाटक हमेशा मोदी और इनके पार्टी के लीडर कर रहे हैं। कोई विकास नहीं है, कोई लोगों का अधिकार देने के लिए नहीं है। लोग मरे जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। ये सरकार चलानी है इनको, ये हर तरह के हमले करते हैं मेरे भाइयों। और हमारे जो सेकुलर जो लोग हैं 70% लोग हैं। बाकी आज राहुल गांधी, ममता, मायावती, ममता, ये बढ़ गए, हमारे वोट बांट दिए, इन्होंने हमें बर्बाद कर दिया है। 70% लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने सेकुलर है, 23 तारीख के दिन ये मायूस करेंगे हमको। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे उम्मीद नहीं है, आप उम्मीद रखो। क्योंकि मैंने सारा चीज, मैं कोई मतलब मैं बड़ा ये नहीं हूँ कि मैं किसी के बारे में भविष्यवाणी करूँ। मैं भविष्यवाणी को मानता भी नहीं हूँ। बाकी मेरी आत्मा ये कहती है भाई कि 23 तारीख के दिन रिजल्ट खराब आने वाला है। क्योंकि ये नाटक आ गया, ये पुलवामा का नाटक, समझे कि नहीं? ये पाकिस्तान में ये सर्जिकल स्ट्राइक और हैशटैग, अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ 1947 के बाद कितने सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कितने एयर स्ट्राइक हुए, कितने बड़े बड़े जंग हुए। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया। कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा ये मेरी सेना है, किसी ने नहीं कहा। आज मोदी जी और मोदी जी के जो मंत्री है कहते हैं ये मोदी की सेना है। तो भाइयों याद रखो,
ये किसी की कोई सेना नहीं है मेरे भाई, ये पूरे 135 जनता की हिफाजत करने के लिए, अपने देश के खातिर, देश की वफादारी के लिए ये हमारी सेना है। तो मीडिया वाला जैसे आप देखते हैं कि तब से इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारा इलेक्शन का डेट नाम डिक्लेयर किया था, तभी सब देखते हैं कि मोदी जी और तमाम उनके नेता ने अपना ट्विटर हैंडल हो या फिर फेसबुक हैंडल हो, तमाम सोशल मीडिया में उन्होंने ट्रेंड चालू किया और ट्रेंड ने चौकीदार का कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। नरेंद्र मोदी ने अपने शीर्षक के सामने लिख दिया चौकीदार, अमित शाह ने चौकीदार लिख दिया और तमाम मंत्री उन्होंने अपने शीर्षक के सामने, नाम के सामने चौकीदार लिख रखा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये चैनलों पे चैनल लॉन्च किया है सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। मैं आपको बताऊं कि ये लोग जो जितना भी इनको प्रधानमंत्री बनना है, कुछ भी हो जाए, ये न्यूज में लॉन्च करके चलाएंगे, ये अपनी फिल्म भी डिक्लेयर करेंगे। कितनी इमरजेंसी फिल्म बना दिया है, उसमें कुछ नहीं, हमने नोट उसमें बताया है कि मैंने नोटबंदी किया, लोगों को भिखारी बना दिया, देश 70 साल पीछे कर दिया मैंने, ये कोई बताया है? लाइन में 120 से ज्यादा लोग मर चुके, क्या ये फिल्म में इन्होंने बताया है? सिर्फ जम्मू कश्मीर, पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक के सिवा कुछ नहीं किया। तो मेरे भाइयों, ये कुछ भी नहीं है। और सबसे ज्यादा अभी ये भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को कौन हवा दे रहा है? ये तमाम मीडिया वाले, एक एनडीटीवी इंडिया छोड़कर, रवीश कुमार को छोड़कर कोई चैनल देखने लायक नहीं है। ये जितने भी हैं, सारे के सारे चैनल जो है पूरे के पूरे खरीद लिए हैं और इनके एंकर ऐसा जवाब करते हैं कि जैसे कि एंकर ही नरेंद्र मोदी के भक्त है। हमें कोई मीडिया से कोई उम्मीद नहीं है। ये सबके सब नरेंद्र मोदी को जब तक जिताएंगे नहीं, जब तक इन लोग मतलब में इस तरह की भाषा यूज करेंगे। तो भाइयों, मैं इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस ने भी बहुत बड़ा, कांग्रेस, मायावती, ममता, एक दूसरे ने अपने को मोदी को विरोध तो बताया, बाकी इन लोग तो एक दूसरे के विरुद्ध में लड़ रहे हैं। मुझे बहुत तकलीफ हुई है। मैं जो आपको बताया है, मेरी तकलीफ के हिसाब से बताया है। आने वाला ये कलयुग आ चुका है। आज एक आदमी गलत है, देश का सत्यानाश कर दिया है, फिर भी लोग मोदी मोदी का नारा मारते हैं, मेरी समझ के बाहर है। मैं आपको यही कहूंगा, मैं कोई खुशखबरी नहीं दे सकता हूं, क्यों कि मैं मायूस हूं। मैं इन छोटी छोटी पार्टियों जो है, जब नरेंद्र मोदी कहता है ये गठबंधन, अरे ये गठबंधन नहीं है। इन्होंने कहा क्या कांग्रेस अकेले लड़ रही है? कुछ झूठ मूठ साध लिया है। नरेंद्र मोदी जी 32 पार्टियों का तुमने गठबंधन किया है। इसके पहले 42 पार्टी का तुम्हारा गठबंधन लेके तुमने 31% वोट लिया था, 31%। 69% नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे। आज 32 पार्टी की रेलगाड़ी लेकर आप आए हो राहुल गांधी के सामने, और आप लोगों को शर्म नहीं आती कि महागठबंधन में खोखला है, खोखला है। महागठबंधन लेके तो मोदी आ रहा है। अगर तुम्हें डर नहीं है, तोड़ो गठबंधन, आओ मोदी जी अकेले राहुल गांधी के सामने, जब मालूम पड़ेगा 32 पार्टियों का तालमेल किया है, तुमने गठबंधन किया है, हाँ, और दुनिया को बनाने का धंधा करे हो। मैं भाइयों 135 जनता को मैं कहता हूं कि अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता रखनी है, हमारे संविधान को बचाना है, हमारे देश को बचाना है, तो आपको सेकुलर सरकार लानी होगी, सेकुलर बड़ा प्रधान लाना होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं, मैं आपसे अपील भी करता हूं, और मेरे कहने पर अगर किसी को दिल दुख हुआ हो तो मैं माफी भी चाहता हूं। बाकी मैं एक बार कहूंगा, आप वोट जरूर देना, वोट जरूर देना। और सेकुलर यानी कि हमें परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए, हमें नया वड़ा प्रधान चाहिए। इसके साथ मैं आपसे अलग होता हूं, मैं विदा करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। धन्यवाद सर कि आपके कीमती समय में से इस इंटरव्यू के लिए आपने समय दिया।
और जनता के हर सवाल का अपने विभाग के साथ जवाब दिया। तो ये थे हमारे साथ माजी नगर सेवक मुंबई से, लगभग 3 टेन्योर उन्होंने मुंबई में नगर सेवक बन के रह चुके हैं और आज मुंबई के सियासत में एक बड़ी चेहरा भी है, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट है और काफ़ी नज़दीक से वो मुंबई की और महाराष्ट्र की राजनीति को पढ़ाई करते हैं। एक मिनट थोड़ा मेरे को खरीद गुजरात। हाँ, मैं एक अपील करना चाहूँगा कि मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट बनासकांठा है, पटन जिला नया बना है, वहाँ से मैं भी गुजरात जाने वाला हूँ। अभी मैं गुजरात की जनता से बहुत सी उम्मीद भी रखता हूँ और मैंने जो हिसाब से अभी तक देखा है, हिंदू मुस्लिम के सिख ईसाई, आज गुजरात के लोग जिस तरह राहुल के साथ में हैं, कांग्रेस में साथ में हैं, उससे अच्छा मुझे कोई स्टेट नहीं दिख रहा है। तो मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारी सीट से, पाटन सीट से जगदीश भाई ठाकुर है, बनासकांठा से प्रदीप पटोल है और जितनी भी गुजरात से सीटें हैं, मैं सबके लिए अपील करता हूं, आप इनको भारी वोट देकर उनको जिताओगे, वैसे मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। तो ये थे सर एमआर सौदागर जी, जिन्होंने जनता का हर सवाल का जवाब दिया और उन्होंने अपना राय मत विचार, राजनीतिक राय मत विचार जनता के साथ साझा किया। तब तक के लिए देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक न्यूज़ मीडिया। धन्यवाद।